हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरपी, एलपी, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के लिए ये जो यूथ की बुक है इसके प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवाने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने 3 सेट आपको करवा दिया है और उसके लिए हमने आपकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर डैश होगी। दोस्तों, यहाँ पे हमको वोल्टेज का मान दिया गया है कितना, 240 वोल्ट, और धारा का मान दिया गया है 0.6 एम्पियर। और हमसे क्या पूछा है, शक्ति के बारे में पूछा है, पावर के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है विभवांतर इंटू धारा के। क्या होता है, विभवांतर इंटू धारा होता है। विभवांतर कितना, मतलब वोल्टेज कितना दिया गया दोस्तों, हमको 240 वोल्ट दिया गया है, इंटू धारा का मान कितना है दोस्तों 0.6। तो मैं इसको 6/10 कर लूँ क्या, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्तों, 6 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 6 चौ 24 की 4 हासिल का है 2, 6 दूनी 12 2 14, तो 144 वाट जो है इसकी शक्ति निकल के आ जाएगी। कितनी, 144 वाट। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक साधारण मशीन की दक्षता हमेशा होती है दोस्तों, एक साधारण मशीन की जो दक्षता होती है ना, ये हमेशा 100% से कम होती है। कितनी होती है, 100% से हमेशा कम होती है एक साधारण मशीन की दक्षता। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 ओम के एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहती है। एक सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा डैश होगी। दोस्तों, यहाँ पे उष्मा का मान हमको बताना है और हमको दिया क्या गया है, 10 ओम का एक प्रतिरोध दिया गया है, 0.2 एम्पियर की धारा दी गई है और समय हमको 1 सेकंड दिया गया है। हम जानते हैं दोस्तों, उष्मा जो H बराबर होता है ये क्या होता है, I² RT के बराबर होता है। क्या होता है, I² RT। यहाँ पे हमको क्या पूछा है, उष्मा का मान ही पूछा है। I का मान कितना दिया गया दोस्तों, 0.2 एम्पियर, तो 0.2 का स्क्वायर कर देंगे तो 0.04 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर किए दोस्तों ना, याद रखिएगा 0.2 का स्क्वायर कर दिया, डायरेक्ट हमने लिख दी है। आर का मान कितना है दोस्तों, ये दिया गया 10 ओम और समय कितना है दोस्तों, 1 सेकंड दिया गया है। कितना, 1 सेकंड। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/100 कर लेंगे, इसको पॉइंट हटेगा यहाँ से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4/10, तो कितना आ जाएगा 0.4। कितना आ जाएगा 0.4 जूल जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा उष्मा का। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत डैश देना चाहिए। दोस्तों, जब भी दुर्घटना होती है इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या देना चाहिए, तो सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा, बीमारी या क्षति होने की स्थिति में प्रारंभिक देखभाल की व्यवस्था है। बिना नियोजित अवांछनीय घटना को दुर्घटना हम कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा जो है ये बीमारी या क्षति होने की स्थिति में प्रारंभिक देखभाल की व्यवस्था है। क्या, प्राथमिक चिकित्सा। और बिना नियोजित अवांछनीय घटना को हम क्या बोलते हैं, दुर्घटना बोलते हैं। ठीक है ना, ये दोनों ही बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है। दोस्तों, पर्यावरण के जो अनुकूल है वो है क्या, वो है बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना। ये जो है पर्यावरण के क्या है, अनुकूल है। बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों के अंतर्गत आता है। जबकि गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, गर्मी के दिनों में एसी और कूलर का उपयोग तथा खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का उपयोग करना पर्यावरण के प्रतिकूलन गतिविधियों के क्या आता है, अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इनके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC आदि गैसों का संचरण बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ताप बढ़ने और ओजोन परत के क्षरण का क्या हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। किसके परिणाम स्वरूप, एसी का प्रयोग करने से और गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करने से, कूलर का उपयोग करने से, खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का उपयोग करने से। इससे जो है कौन कौन सी गैस का
सांद्रण बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और CFC गैसों का, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी के ताप बढ़ने और ओजोन परत के क्षरण का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइसोमेट्रिक लंबाई बराबर वास्तविक लंबाई इंटू डैश। दोस्तों आइसोमेट्रिक लंबाई बराबर होता है वास्तविक लंबाई इंटू 0.82। क्या होता है, वास्तविक लंबाई इंटू 0.82 होता है। दोस्तों आइसोमेट्रिक लंबाई वास्तविक लंबाई का 0.815 या 0.82 गुना के बराबर होता है। मतलब आइसोमेट्रिक लंबाई बराबर होता है वास्तविक लंबाई इंटू 0.82 के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब इंटरसेक्शन तल के अक्ष से बनाया गया कोण शंकु के जनरेटर के बनाए गए कोण से छोटा हो तो ऐसे समतल को क्या कहते हैं। दोस्तों जब इंटरसेक्शन तल के अक्ष से बनाया गया कोण शंकु के जनरेटर के बनाए गए कोण से छोटा होता है तो ऐसे समतल को हम बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसे हम, हाइपरबोला बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इंटरसेक्शन तल के अक्ष से बनाया गया कोण शंकु के जनरेटर के बनाए गए कोण से छोटा होता है तो ऐसे समतल को हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई वोल्ट होती है। तो दोस्तों विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। प्रतिरोध की क्या होती है, ओम होती है। विद्युत धारा की एम्पीयर होती है। विद्युत आवेश की क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभवमापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा का होता है। मतलब इसे V से भी व्यक्त करते हैं। मतलब V बराबर क्या होता है, R इंटू आई के भी होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लाइनें खींचने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब बनाना होता है तो लाइनें खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आइसोमेट्रिक स्केल का प्रयोग करते हैं। इसका आइसोमेट्रिक स्केल का। जब भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लाइनें खींचना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कूलाम किसकी इकाई है। दोस्तों अभी हमने बताया था ना, कूलाम जो है ये विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। दोस्तों विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। यही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत की एसआई इकाई क्या है विद्युत आवेश की, तो कूलाम इसकी एसआई इकाई हो जाएगी। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन कोनिक सेक्शन में कटिंग प्लेन तिर्यक रेखा के समानांतर नहीं होता तथा आधार से गुजरता है। तो कौन सा कोनिक सेक्शन है जिसमें कटिंग प्लेन जो है तिर्यक रेखा के समांतर नहीं होता है और आधार से होकर गुजरता है, तो उसे हम बोलते हैं अति परवलय हाइपरबोला। हाइपरबोला कोनिक सेक्शन में कटिंग प्लेन तिर्यक रेखा के समांतर नहीं होता है और कहां से गुजरता है, आधार से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, जब शंकु को कटिंग तिर्यक रेखा के समांतर नहीं काटता है तथा आधार से गुजरता है तो यह कोनिक सेक्शन अति परवलय हाइपरबोला कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपरबोला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा गेट समांतर स्विच के लिए समान होगा, तो समांतर स्विच के लिए जो समान गेट होता है दोस्तों वो होता है और गेट। और गेट जो होता है ये समांतर स्विच के लिए कैसा होता है, समान होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों हमको 11 किलोग्राम की एक वस्तु दी गई है जो 7 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तब इसमें निहित ऊर्जा हमको बताना है। तो हम जानते हैं निहित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है mgh के। m का मान कितना है दोस्तों, 11 दिया गया है। g का मान कितना है 9.8, इसको मैं 98 बटा 10 कर लेता हूँ और h का मान कितना है 7 है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 11 7 77, 77 इंटू 98 बटे 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 7 या 56। अब 6 तो एक ही इसमें दिख रहा है तो यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। मल्टीप्लाई करके आप 10 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है जी का मान 9.8। वही है दोस्तों, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है, सब कुछ फॉर्मूला वही लगाना है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू यह आकृति होती है। दोस्तों वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है ना वो होती है क्या, दीर्घवृत्त। क्या होती है, वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है। ठीक है, किसी भी वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है ये दीर्घवृत्त होता है। ठीक है, क्लियर है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जीमेल में प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस डैश फील्ड में दर्ज किया जाता है। दोस्तों जब जीमेल आप देखेंगे, जब आप जीमेल खोलते हैं, किसी को आपको मेल करना है, तो जो किसी को मेल करना है, तो मेल करने के लिए आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो ईमेल आईडी को कहाँ डाला जाता है? तो ईमेल आईडी को आपने देखा होगा टीओ में डाला जाता है। देखा होगा आपने टीओ में आप क्या डालते हैं? ईमेल आईडी को डालते हैं। ठीक है, जीमेल में प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस टीओ फील्ड में दर्ज किया जाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेटा इंडिया की शुरुआत डैश में हुई थी। दोस्तों पेटा इंडिया की शुरुआत जो है ना, ये सन 2000 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2000 में। पेटा की बात करें तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा का फुल फॉर्म है। क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जो है, ये पेटा का फुल फॉर्म है। ये इंडिया की शुरुआत जो है जनवरी 2000 में हुई थी। यह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है और यह एक पशु अधिकार संगठन है। कैसा संगठन है ये? पशु अधिकार संगठन है। पेटा इंडिया का सरल सिद्धांत है कि मनोरंजन, खाने एवं शिकार हेतु प्रयोग करने के लिए पशुओं पर हमारा अधिकार नहीं है। ठीक है, पेटा भारत में अपने अनुसंधान कार्यों से पशुओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर पशुओं के जीवन में अनगिनत सुधार किए हैं एवं अनगिनत पशुओं को बचा रही है। कौन? पेटा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? दोस्तों यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये हमको बताना है। मतलब धारा का मान हमको बताना है। हमको दिया क्या गया है दोस्तों? प्रतिरोध दिया गया है आर कितना? 750 ओम, और वोल्टेज कितना दिया गया है? 220 ओम। का नहीं हम जानते हैं, वी बराबर क्या होता है? वी बराबर आई आर के होता है। हमको वोल्टेज कितना दिया गया है? 220 दिया गया है। आई का मान हमको दिया गया क्या? नहीं, आई का मान तो निकालना है। आर का मान कितना है? 750 है। तो क्या हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आई बराबर क्या आ जाएगा? आई बराबर आ जाएगा 22/75। जब 75 में 22 का भाग 22 में 75 का भाग देंगे दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 0.29 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आप भाग दे लीजिएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक अटैक है जिसमें उपयोगकर्ताओं को अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त होता है? दोस्तों एक ऐसा अटैक है जिसमें अवांछनीय मात्रा में क्या होता है? ईमेल प्राप्त होता है। बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं? ईमेल प्राप्त होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ईमेल बॉम्ब। क्या बोलते हैं उसे हम? ईमेल बॉम्ब बोलते हैं। ईमेल बॉम्ब एक ऐसा अटैक है जिसमें उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में क्या प्राप्त होते हैं? तो ईमेल प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यापक रूप में वनों की कटाई से घटता है। दोस्तों यदि व्यापक रूप से वनों की कटाई की जाए ना, तो क्या घटता है? तो वर्षा घटती है। क्या घटती है? वर्षा घटती है। व्यापक रूप में वनों की कटाई से वर्षा घटती है। वनों की कटाई से पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है तथा वातावरण में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। वनों से पानी का वाष्पीकरण होता है और बादल बनते हैं और वर्षा होती है। जब वन नहीं होगा तो पानी का वाष्पीकरण नहीं होगा और वर्षा बहुत कम होगी। तो वनों की व्यापक रूप से कटाई से क्या होता है? वर्षा में कमी होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जाइरोस्कोप का प्रयोग जो है ना, ये किया जाता है किसमें? कंप्यूटर माउस में। किसमें? कंप्यूटर माउस में। जाइरोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? कंप्यूटर माउस में करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर माउस में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह एक इनपुट उपकरण है। सन 1960 में डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। किसने? डगलस एंजलबर्ट ने किसका आविष्कार किया था? माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध वर्णन करता है। दोस्तों ओम का नियम क्या होता है? वी बराबर आई आर। वी बराबर आई आर। तो ओम का नियम जो है विभवांतर और धारा के बीच क्या करता है? संबंध का वर्णन करता है। तो विभवांतर और धारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर धारा। ओम का नियम जो है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। ओम का नियम क्या है? ओम के नियम अनुसार नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब आई समानुपाती क्या हो जाएगा? वी के हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है? तो कौन सा विकल्प है जो एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है या दर्शाता है? तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे हम? रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन पिक्सलों की संख्या का द्योतक है। रिजोल्यूशन बढ़ने से छवि अधिक स्पष्ट होती जाती है। यदि हम रिजोल्यूशन बढ़ाएंगे दोस्तों तो क्या होगा? छवि बहुत अधिक स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और रिजोल्यूशन कम करेंगे तो छवि कैसी होगी? चित्र कैसे आएंगे? थोड़े फटे फटे नजर आएंगे ना, वही है रिजोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? गूगल का उत्पाद कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसमें है आईट्यून्स। आईट्यून्स जो है ये गूगल का उत्पाद नहीं है। जीमेल हो गया, ब्लॉगर हो गया, यूट्यूब हो गया, ये गूगल के उत्पाद है। गूगल उत्पादों की सूची में गूगल इंक द्वारा जारी अथवा अधिकृत किए गए सभी प्रमुख डेस्कटॉप, मोबाइल और ऑनलाइन उत्पाद शामिल है जो निम्नलिखित है। कौन कौन से? जीमेल हो गया, ब्लॉगर हो गया, यूट्यूब हो गया, एडसेंस हो गया, डॉक्स हो गया, वेब टूलकिट हो गया, ये सभी क्या है? गूगल के उत्पाद है। आईट्यून्स जो है ये गूगल का उत्पाद नहीं है। ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों जब भी एक समान तल वाली सीधी सड़क है दोस्तों, इसमें नियत त्वरण पर दौड़ रही है कार, इसके संबंध में सही कथन हमको बताना है। कार का त्वरण शून्य है? नहीं दोस्तों, कार का त्वरण शून्य नहीं हो सकता। कार का वेग शून्य है क्या? नहीं, कार का वेग भी शून्य नहीं हो सकता। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है क्या? नहीं, कार का त्वरण तो नियत है। कार का वेग निरंतर मतलब, हाँ, कार का वेग जो है ना ये निरंतर क्या हो रहा है? बदल रहा है। नियत त्वरण पे जब कोई कार समान तल वाली सीधी सड़क पर दौड़ती है तो सत्य कथन जो होगा वो होगा कार का वेग निरंतर बदल रहा है। दोस्तों यदि कोई पिंड या कार मान लीजिए नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसके वेग में क्या होता है? निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यदि पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। यह एक कैसी राशि है? त्वरण, तो एक सदिश राशि है। तो दोनों चीज आपको याद रखना है। यदि कोई पिंड नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसके वेग में क्या होगा? निरंतर परिवर्तन होगा। और यदि कोई पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या लेते हैं? हम शून्य लेते हैं। तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। तो दोनों ही बातें आपको याद रखना है। और वेग में परिवर्तन की दर को या कोई हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? दोस्तों जब भी कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तब इसका त्वरण कैसा होता है? तो त्वरण होता है शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तथा यह एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण हमेशा क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि वस्तु की गति समय के सापेक्ष कैसी रहती है? स्थिर रहती है, इस वजह से। ठीक है? तो जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तो इसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहे तथा उन्हें आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को ना काटे कहलाती है। तो दोस्तों वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे तथा उन्हें आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को ना काटे तो वो कहलाती है हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जो होती है दोस्तों, इनके बीच की दूरी समान रहती है, उनको आगे हम बढ़ाएंगे, ये दोस्तों हमारी समांतर रेखा है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी काटेगी क्या एक दूसरे को? नहीं। तो ये आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती है, ये कहलाती है हमारी समांतर रेखाएं। दोस्तों दो ऐसी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करे वे समांतर रेखाएं कहलाती है। और याद रखना है नोट में आपको, समांतर रेखाएं सीधी अथवा वक्राकार किसी भी प्रकार की हो सकती है। दोस्तों ऐसी भी हो सकती है और ऐसी आपने देखा होगा ऐसी भी हो सकती है। ये भी क्या है? वक्राकार समांतर रेखाएं। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे चित्र में रेखा का प्रकार की पहचान कीजिए। देखिए अभी हमने आपको बताया था ना, कौन सी रेखा आपको दिख रही है? ये है समांतर रेखा। देखिए ये वक्र समांतर रेखा है। कौन सी? वक्र वाली। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? दोस्तों चित्र में दी गई रेखाएं क्रमशः सीधी समांतर है और वक्राकार समांतर रेखा है। दो रेखा यदि परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण बनाए तो वे लंबवत रेखाएं कहलाती है। यदि कोई भी दो रेखाएं दोस्तों यदि परस्पर एक दूसरे से, ये दो रेखा है परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए, तो बन रहा है कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। तो ये रेखाएं कहलाती है हमारी लंबवत रेखाएं। ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? इसके पहले सेट में भी ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था दोस्तों। तो हमने बताया था संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमको क्या करना है? दोनों के संवेग को बराबर कर देना है, जिससे हमारा पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकल के आ जाएगा। और प्रतिघाती वेग जब निकालेंगे तो क्या किस में आएगा? ऋणात्मक में आएगा। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, क्या हो जाएगा? पिस्तौल का द्रव्यमान इंटू पिस्तौल का वेग बराबर बंदूक का द्रव्यमान इंटू बंदूक का वेग। ठीक है? अब पिस्तौल का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? तो 3 किलोग्राम की पिस्तौल है, मतलब 3 किलोग्राम पिस्तौल का द्रव्यमान है। पिस्तौल का वेग हमको पूछा है तो वेग तो हमको निकालना है, तो वेग हमारा आ जाएगा। बंदूक की बात करें दोस्तों, गोली की बात करें, सॉरी दोस्तों गोली की बात करें तो गोली का द्रव्यमान कितना है?
30 ग्राम है। अब एक ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 30/1000। मैं कर लूँ क्या इसको डायरेक्ट, 30/1000, ठीक है। और गोली का वेग कितना है, ये दिया गया है 150 मीटर प्रति सेकंड, तो 150 मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 2v बराबर 3 के हो जाएगा, 2v बराबर 3 के हो जाएगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 1 जा 2, बच गया है, लगाया 0, 2 पंचे 10, प्रतिघाती वेग बोला तो क्या लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है। हमको यहाँ पे बल निकालना है दोस्तों, और बल बराबर क्या होता है हम जानते हैं, बल F बराबर क्या होता है, बल F बराबर क्या होता है बताइए। तो F बराबर होता है दोस्तों m इंटू ए के। क्या होता है, m इंटू ए के होता है F बराबर, क्या होता है m इंटू ए के। अब यहाँ दोस्तों m का मान कितना दिया है हमारे पास में, 12 ग्राम दिया गया है, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 12 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 12/1000 कर देंगे, यही करेंगे। इंटू ए का मान हमको दिया गया है क्या, नहीं, ए का मान हमको नहीं दिया गया, लेकिन ए का मान हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अब हमें अंतिम वेग तो दिया गया है u 300 मीटर, प्रारंभिक वेग तो 0 रहेगा, प्रारंभिक वेग को क्या मानेंगे हम, 0 मानेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस u/t, इससे निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12/1000 इंटू v माइनस यू, 300 माइनस 0 तो 300 बटे समय कितना है 0.006 सेकेंड, तो 0.006, यही करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव हटेंगे तो 3 0 ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया, 6 से काट देंगे, 6 पंचे 30, 6 शून्य शून्य, 12 इंटू 50 करेंगे, 12 पंचे 60, मतलब 600 न्यूटन इसका राइट आंसर निकल के आएगा बल का, कितना 600 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा 600 न्यूटन। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में डी मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है, ये जो डी है दोस्तों ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है मशीनी छूट की दिशा को। किसको दर्शाता है, ये मशीनी छूट की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि v/i का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है। दोस्तों यदि v/i का मान एक नियतांक है तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है v/i के, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात क्या होता है v समानुपाती i। तो v बराबर क्या हो जाएगा, ri हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, ri हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, v/i के हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है। दोस्तों किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य जो है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा विभवांतर। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को वोल्ट द्वारा मापा जाता है और विभवांतर v बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश के होता है, मतलब W/Q के, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ये है लिनक्स। लिनक्स जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों लिनक्स यूनिक्स जैसा एक प्रचालन तंत्र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अथवा मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर का सबसे कामयाब तथा सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। यह GPL v2 लाइसेंस के अंतर्गत सर्वसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध है।
कौन सा? लिनक्स। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों किसका? तो हम करते हैं प्रचार वाक्यों को लिखना। प्रचार वाक्यों के लिखना जो है ये सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस अक्षरमाला को पहचाने जो रुक्षता रफनेस मान R4 को दर्शाता है। तो रुक्षता या रफनेस के मान को कौन दर्शाता है? तो F जो है दोस्तों ये वाला, ये रुक्षता या रफनेस को मान को दर्शाता है। कौन सा? F। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? दोस्तों वस्तु के जड़त्व को किसमें मापा जाता है? तो वस्तु के जड़त्व को द्रव्यमान में मापा जाता है। किसमें? द्रव्यमान में। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति कितनी होती है? उतनी ही अधिक होती है। अगर द्रव्यमान अधिक है तो वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या होती है? माप होती है। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर में भार 300 न्यूटन है और भार भुजा 40 सेंटीमीटर है। यदि प्रयास भुजा 160 सेंटीमीटर है तो प्रयास हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं दोस्तों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रयास इंटू प्रयास भुजा, प्रयास इंटू प्रयास भुजा, प्रयास भुजा बराबर भार इंटू भार भुजा, भार इंटू भार भुजा। पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है आपने? प्रयास इंटू मतलब एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म बराबर लोड इंटू लोड आर्म। पढ़ा है आपने ये वाला? ठीक है। एफर्ट हमको निकालना है दोस्तों। एफर्ट आर्म कितनी है दोस्तों हमारे पास में? ये दी गई 160 सेंटीमीटर। तो एफर्ट आर्म क्या हो जाएगा? एफर्ट तो हमको निकालना है इंटू एफर्ट आर्म कितनी है? 160 है बराबर लोड कितना है दोस्तों? लोड दिया गया है हमको 300 न्यूटन, 300। और लोड आर्म कितनी दी गई है दोस्तों? 300। लोड कितना दिया? 3000। हाँ 300 न्यूटन। और लोड आर्म कितनी दी गई है? 40 दी गई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 4 16, 4 से काटेंगे इसको, 4 7 28, 4 5 20। तो 75 जो है प्रयास निकल के आ जाएगा। कितना? 75 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, क्लियर है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू हो? दोस्तों वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का जो चरण लागू है वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी भारत थर्ड। वर्तमान 2022 में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का 6वां चरण 1 अप्रैल 2020 से लागू है, जबकि प्रश्नकाल के दौरान 2016 में वाहन उत्सर्जन मानकों का 3रा चरण लागू था। अभी वर्तमान में पूछे दोस्तों तो 6वां चरण 1 अप्रैल से लागू। कौन सा 6वां चरण? ये वाला। ठीक है, तो 6वां चरण आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर है। तो 6वां चरण लागू है दोस्तों वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? दोस्तों द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है? तो किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। यही क्या है? द्रव्यमान की परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का क्या चलता है? पता चलता है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 165 mm 200 mm भाग का विस्तृत आलेख चित्र ए आकार कागज पर बनाया जा रहा है। बनाए जाने वाले भागों को यथासंभव बड़ा करने के लिए मान क्या होगा? तो दोस्तों ए आकार वाले कागज में यदि कागज का आकार A4 होगा तो बनाए जाने वाले आलेख चित्र का यथासंभव बड़ा करने के लिए RF का मान जो होगा वो 1:1 होगा। क्या होगा? 1:1 होगा। दोस्तों ए आकार वाले कागज में यदि कागज का आकार A4 होगा तो बनाए जाने वाले आलेख चित्र को यथासंभव बड़ा करने के लिए RF का मान 1:1 होगा, क्योंकि A4 आकार वाले कागज की माप जो होती है 210 × 297 mm होता है, जबकि आरेख चित्र का आकार जो होता है 165 mm × 200 mm होता है। तो RF बराबर होगा 1:1 वाले मापने के लिए वस्तु का आकार तथा नक्शे पर दर्शाए गए चित्र का आकार बराबर होता है। ठीक है, 1:1 मापने के लिए वस्तु का आकार तथा नक्शे पर दर्शाए गए चित्र का आकार कैसा होता है? तो बराबर होता है। ठीक है ना, 1:1 में। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दबाव को
डैश से मापा जाता है। दोस्तों दबाव दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटे एवं क्षेत्रफल। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब होगा। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब पी बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल के एफ अपॉन ए के। यदि क्षेत्रफल कम है दोस्तों तो दाब क्या होगा, अधिक होगा। क्षेत्रफल क्या कम है तो दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब या प्रेशर कहते हैं। अतः क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। दाब की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, जिसे पास्कल भी हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है। दोस्तों एमएस एक्सेल में वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस जो होता है वो होता है G6। क्या होता है, G6 होता है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस G6 होता है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहां टेबल के रूप में डेटा रिकॉर्ड करने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। किसका, एमएस एक्सेल का। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता होगी। दोस्तों हमको यहाँ पे प्रतिरोधकता बताना है। हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन में I के। क्या होता है, V अपॉन में I के। वोल्टेज कितना है दोस्तों, 4 दिया गया है। धारा कितनी है, 2 एम्पियर की है। 2 से काट देंगे तो 2 ओम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है, तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा परिपथ में प्रभावित होती है। सरल शब्दों में शक्ति उस तथ्य की माप है कि एकांक समय में कितनी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान्हा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिलों के 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान और प्राकृतिक अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी, लेकिन इसे अपना आधिकारिक नाम कान्हा टाइगर रिजर्व 1973 में प्राप्त हुआ। इस उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर्स, स्लोथ बियर, बारहसिंगे सहित जंगली कुत्ते भी भारी संख्या में देखे जा सकते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक में इसी उद्यान का चित्रण किया गया है। किसमें, रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक में, द जंगल बुक जो उनकी बुक्स थी उसमें इसी उद्यान का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक लीवर में भार भुजा 40 सेंटीमीटर और प्रयास भुजा 80 सेंटीमीटर है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, प्रयास भुजा एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म के होता है। एफर्ट आर्म कितना है दोस्तों, ये दिया है 80, लोड आर्म कितना है 40, तो 40 दूनी 80, तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफडीडीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो एफडीडीआई का पूर्ण रूप है दोस्तों क्या, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। क्या है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस जो है एफडीडीआई का क्या है, पूर्ण रूप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्रॉप स्प्रिंग बो उपकरणों का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाता है। दोस्तों ड्रॉप स्प्रिंग बो उपकरणों का प्रयोग जो है एक ही व्यास के काफी संख्या में छोटे वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। इसका ड्रॉप स्प्रिंग बो उपकरण का प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है, तो एक ही व्यास के काफी संख्या में छोटे वृत्त खींचने के लिए हम उपयोग करते हैं ड्रॉप स्प्रिंग बो उपकरण का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।